अभी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां प्रीत विहार इलाके में पार्किंग विवाद में एक मर्डर हो गया। रात 2 बजे पंकज नाम के एक युवक की जान चली गई। पंकज अपने भाई के बुलाने पर प्रीत विहार पहुंचा था। पंकज के भाई पारस का उसी मकान में रहने वाले गौरव शर्मा के साथ विवाद चल रहा था। कल विवाद ज्यादा बढ़ गया। पारस के बुलाने पर पंकज नोएडा से उसके मकान पर पहुंचा, लेकिन झगड़ा सुलझने के बजाय और बढ़ गया। गौरव ने पंकज पर फायरिंग कर दी। पंकज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। अब पुलिस आरोपी गौरव की तलाश कर रही है। अब दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी गौरव शर्मा भी मकान में किराए पर रहता था। उसके पास एक BMW और एक फॉर्च्यूनर है, लेकिन जगह केवल एक गाड़ी पार्किंग करने के लिए लायक थी। गौरव की BMW पार्किंग में खड़ी हुई थी, जबकि फॉर्च्यूनर खड़ी करने को लेकर देर रात झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पार्किंग को लेकर के हुए छोटे से विवाद में गौरव शर्मा नामक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी, जिसमें उसकी जान चली गई। जिसकी जान गई है उसका नाम पंकज बताया जा रहा है और वो यहीं पर 2nd फ्लोर पर रहता था, और जबकि जो गौरव है वो यहाँ पर किराए पर अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बताया जा रहा है कि पंकज अपने भाई पारस से यहाँ मिलने पहुंचा था और वो नोएडा से यहाँ पर आया हुआ था। पारस ने ये बताया कि काफी दिनों से यहाँ पर पार्किंग को लेकर के विवाद चल रहा है, और जहां पर गौरव शर्मा ये कह रहा था कि वो अपनी गाड़ी, जो आपको सामने नजर आ रही होगी फॉर्च्यूनर, वो अंदर पार्क करना चाहता है, जबकि उसकी एक गाड़ी जो कि BMW है वो पहले से वहां पार्क थी और किराएदार को केवल एक ही पार्किंग मिलती है। और यहाँ पर देखिए, जब विवाद हुआ उसके बाद गौरव शर्मा ने पंकज नायर को यहाँ पर ही गोली मारी है, और जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। और जब गौरव शर्मा ने गोली मारी तो पुलिस को जानकारी दी, और पंकज को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। हमारे साथ रिश्तेदार मौजूद हैं। आप क्या लगता है? भांजा मेरा मामा लगता है? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था पूरा मामला? एक बार के चक्कर में हुआ था, पार्किंग गेट के आगे ये गाड़ी लगा रखे हटाने के चक्कर में इसका हुआ झगड़ा। पंकज को बुलाया था, पारस रहते थे यहाँ? भाई है, भाई से मिलने के लिए आया था यहाँ पे, तो गाली गलोच चली, एकदम इतना झगड़ा बढ़ गया उनका, रिवॉल्वर ने एकदम ही गोली मार दी उसको। तो ये पिछले कई दिनों से चल रहा था क्या? पहले एक बार हुआ था, फिर वो निपट गया था। अब की बार थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो इन्होंने कोई बंदे भी बुलाए थे, कोई ड्रिंक करी हुई थी ज्यादा इन्होंने, तो डॉक्टर के पास ही डेथ को ठीक कर दी। क्या पारस भी था? पारस भाई थे ना, दोनों पारस है। पारस के सामने हुआ है? हाँ जी, उसके रात को ही हुआ 2:30 बजे के लिए। तो उसको भी कोई चोट वगैरह आई है? उसको भी लगी, यहाँ पे चोट लगी है, बट्टा लगा हुआ है। अच्छा, उनके साथ भी मारपीट हुई है। हमारी सहयोगी इला कासमी इस वक्त प्रीत विहार दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। इला, आपने सभी लोगों से बात कर ली। इतना तो समझ में आ रहा है कि पहले भी इन लोगों के बीच में कई बार विवाद हो चुका था, लेकिन इतना कैसे बढ़ गया कि जान ही ले ली? जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं अभी ए ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पर ये पूरा विवाद सामने आया। आप मेरे पीछे तस्वीर में देख पा रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसकी पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ है। आपको बता दूं कि जहां पर गौरव शर्मा अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहता था किराए पर, वहीं पंकज का जो घर था वो 2nd फ्लोर पर था, जहां पारस और उसके माँ बाप यहाँ पर रहते थे। पंकज नोएडा में रहता था और वो कल यहाँ पर मिलने पहुंचा था। आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर गाड़ी जो खड़ी है वो पारस की खड़ी है। जब शाम में पारस ने बोला गौरव को कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए ताकि वो गाड़ी अंदर पार्क कर सके, तो इस बात पर कहासुनी इतनी ज़्यादा हो गई कि गौरव ने पंकज की जान ले ली, जो कि पारस के बड़े भाई हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर निशान चिन्हित किए हैं पुलिस ने। यहाँ पर ही ठीक गोली मारी है और एक नहीं कई गोली यहाँ पर चलाई है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गोली मार दी और उसके बाद गौरव शर्मा अपने साथियों के साथ फरार हो गया। वहीं पंकज को जब अस्पताल पहुँचाया गया तो वहाँ पर इलाज के दौरान पंकज की जान चली गई, और पारस का भी जो है इलाज हुआ है, उसको भी MLC करा करके आज सुबह ही छोड़ा गया है। जिसके बाद पुलिस अब सभी CCTV कैमरे की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये क्या पहले से प्लान था? किस तरह से हथियार पहुंचा है गौरव शर्मा के पास? क्या वो पहले से गोली लेकर के आया था, उसने साथियों को बुलाया था? क्या ये सब प्री प्लान था?
क्योंकि यहाँ पे जो बातचीत करी पड़ोसियों से, उन्होंने बताया कि पहले बस एक बार इसी तरह से विवाद हुआ था जो बाद में सुलझ गया था, लेकिन जब इस बार विवाद हुआ तो सीधा गोली तक की बात पहुँच गई। तो ऐसे में क्या ये सब प्लान था गौरव शर्मा की तरफ से? अब पुलिस इसी एंगल से भी जांच कर रही है और गौरव शर्मा अपने साथियों के साथ फरार है। तो ऐसे में पुलिस तलाश में लगी हुई है, पूछताछ जारी है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि जल्द से जल्द गौरव शर्मा को और उसके साथियों को हिरासत में लिया जा सके, जिसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि क्या ये पूरा प्री प्लान्ड है या ये गुस्से में आकर के एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट है। जी, अब जाहिर सी बात है कि पुलिस जब इसमें तफ्तीश करेगी तो ये खुलकर सामने आएगा आखिरकार किस वजह से गौरव ने ये कदम उठाया और पंकज की हत्या कर दी। बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जहां पर तो अपराधी थर-थर कांपते हैं सिर्फ एक नाम से, और वो है योगी आदित्यनाथ। अब अपराधियों पर योगी की पुलिस का कितना खौफ है उसका एक नमूना भी आपको हम दिखाते हैं। सीतापुर से ये तस्वीर सामने आई है। यूपी के सीतापुर में अपराधियों ने थाने में हाजिरी लगाने के लिए लाइन लगा दी। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि दर्जनों में आए। यहाँ पर एक साथ 180 अपराधी पुलिस थाने पहुंचे। कतार में देखिए 180 अपराधी हैं। अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। इस दौरान थाना प्रभारी ने इन अपराधियों को आगे के लिए सख्त चेतावनी दी और हर 15 दिन में थाने में आकर हाजिरी लगाने के लिए कहा है। तो ये होता है लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखना। ये घटना नहीं होनी चाहिए, जाने रहिएगा, आपके का शामिल नहीं होना है साथ साथ, क्योंकि जब होती है तो आप लोग भी उसमें यही होता है पहले कौन कौन लोग थे, तो फिर आपके लिए समस्या नाराज बनती है। तो बाहरी आदमी अगर ऐसे आते हैं तो उन पे भी नजर रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जिस भी रूप में आप शामिल रहे। दूसरा काम यह है, जब भी अगर यहाँ से छोड़ के जाइएगा तो घर वालों को सूचना जरूर दे दीजिएगा, जिससे आपसे संपर्क किया जा सके। समझ गए ना? चोरी लूट डकैती की घटना नहीं होनी चाहिए, जाने रहिएगा, आपके का शामिल नहीं होना है साथ साथ, क्योंकि जब होती है तो आप लोग भी उसमें यही होता है पहले कौन कौन लोग थे, तो फिर आपके लिए समस्या नाराज बनती है। तो बाहरी आदमी अगर ऐसे आते हैं तो उन पे भी नजर रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जिस भी रूप में आप शामिल रहे। दूसरा काम यह है, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की वार्ता की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान फिर से एक दूसरे पर हमलावर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध शुरू हो सकता है। 22 अप्रैल तक जारी सीज फायर 2 दिन पहले ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरानी शिप को टारगेट करके फायरिंग कर दी। तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के वॉरशिप को टारगेट करके मिसाइल दागे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हालात बातचीत की जगह जंग के बनते हुए दिख रहे हैं। ताजा हालात को देखते हुए ईरान ने बातचीत से पूरी तरह से अपने हाथ खींच लिए हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत तब हुई जब अमेरिका के एक जंगी जहाज ने ईरान की ओर जा रहे एक कार्गो शिप को रोक दिया। ईरानी जहाज था, मलेशिया से आ रहा था और इसे ईरान के एक बंदरगाह पे पहुंचना था, लेकिन जैसे ही ये ओमान की खाड़ी तक पहुंचा और हॉर्मुज की तरफ बढ़ा तो उसे वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई कि नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने यहां पर ब्लॉकेड किया हुआ है। 48 घंटे बाद फिर बमबारूद। दूसरे दौर की वार्ता, ईरान क्या करेगा? मुनीर की नई छीछा लेदर या निकलेगा कुछ हल? हॉर्मुज फिर बंद, अब क्या करेंगे ट्रंप? मुस्तफा पर बुद्ध भारी, अब जंग सबसे बड़ी। और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है। सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही सबको लग रहा था कि अब अमेरिका ईरान में शांति समझौता बस होने ही जा रहा है, दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन चंद ही घंटे के बाद ईरान ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान में होने वाली किसी भी शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को भेजने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन हालातों के बीच ईरान ने बातचीत से ही साफ इनकार कर दिया।
खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका था। इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी थी। ईरान ने यह कहकर दूसरे राउंड की बातचीत को खारिज कर दिया कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है उसे मानना मुमकिन नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का गुस्सा इस बात पर भी है कि अमेरिका अपना स्टैंड लगातार बदल रहा है। इस पूरे झगड़े की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां इस वक्त अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं आमने सामने हैं। ईरान का कहना है कि जब दोनों देशों के बीच सीज़फायर की बात चल रही थी तो अमेरिका ने हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों पर अपने नौसैनिक नाकेबंदी क्यों नहीं हटाई। ईरान इसे सीज़फायर के समझौते का खुला उल्लंघन मान रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उस पर बहुत बड़ा हमला कर देंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। अब ईरानी डेलीगेशन भेजने से मना कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज अमेरिका के डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी और अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो खबर आ रही है कि जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी है उसको लेकर ईरान की ओर से अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है स्थिति, लेकिन इस्लामाबाद बताया जा रहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने जा रहा है। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है असीम मुनीर, जब वह पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर अमेरिका की ओर से जो समझौता था, जो मसौदा था वो रखा था, जिस पर लगभग बात बन गई थी। लेकिन अब यह बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक ईरान की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया। ईरान ने कहा है कि नाकाबंदी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत दोबारा शुरू करनी है तो अमेरिका पहले समंदर से नाकेबंदी को हटाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की टॉप लीडरशिप अमेरिकी डिमांड को बहुत ज्यादा और इम्प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बता रही है। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ यानी हमें भी हम बरान। अभी पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने एक नाकाबंदी लगा दी है। नाकाबंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं जा सकता। ये कितना समझ से परे फैसला है। जाहिर है, मैंने कहा कि अगर वो नाकाबंदी नहीं हटाते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया जाएगा। حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد। और हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है क्योंकि कई तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसमें कुछ शर्तें तय की गई हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम एनरिच करना बंद कर दे, जबकि ईरान का मानना है कि वो 5 साल तक ऐसा कर सकता है। वहीं अमेरिका ईरान से सारा एनरिच यूरेनियम, जिसकी अगर बात की जाए तादाद करीब 400 केजी है, वो अपनी कस्टडी में रखना चाहता है और इसके बदले ईरान अपनी 20 अरब डॉलर की संपत्ति और आर्थिक प्रतिबंध हटाने की डिमांड कर रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान साफ कर चुका है कि वो तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा और अमेरिकी सैनिक ये इलाका खाली कर देंगे। نه نگاه کنید، من معتقدم همون نکته‌ای که گفتم، ما یک جای، من حالا یک اصطلاحی هست میگن که گره‌ای رو که میشه با دست باز کرد با دندون بازش نکنیم. ما اینجا به هر حال آتش بس اونجا برقرار شد ناقص. یعنی اگر ما از اونها بیایم، ما دقیقا توضیح دادم دیگه به چه معنا؟ به معنایی که ما از این طرف میگفتن آتش بس اگر انجام ندید ما اصلا آتش بس دیگه رعایت نمی‌کنیم، یعنی جنگ رو شروع می‌کنیم، مذاکره رو قطع می‌کنیم، هر دو با هم مذاکره قطع می‌کنیم هم جنگ شروع می‌کنیم। 22 अप्रैल को खत्म होने वाला सीज़फायर अब मिडिल ईस्ट में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीज़फायर को लेकर जो भरोसा है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया।
ये कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी ने इस शिप को रुकने के लिए कहा, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी। इसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दागे, जिससे ईरानी शिप रुक गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है, हम पूरी तरह इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं और इसके अंदर क्या है। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिका के साथ बातचीत से क्यों पीछे हट रहा है ईरान? उसके पीछे कारण है कि बातचीत के बीच ट्रंप लगातार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। समंदर में जारी नाकाबंदी, सीज फायर का उल्लंघन इसकी एक और वजह। वहीं वजह बातचीत दोबारा शुरू होने से पहले ही नाकाबंदी हटा ली जाए, वरना ये बातचीत नहीं हो पाएगी। एक और कारण जो ईरान की तरफ से दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी डिमांड बहुत ज्यादा है और अव्यावहारिक है और अपनी ही बातों को खुद डोनाल्ड ट्रंप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका के साथ इसलिए ईरान इस बातचीत से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो बात अमेरिका कह रहा है, चाहे वो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर हो, चाहे जिस तरीके की नाकाबंदी है, वो उन्हें अव्यावहारिक लग रही है। अब जहाज को कब्जे में लिए जाने के बाद ईरान आग बबूला है। अमेरिका पर पलटवार करते हुए ईरान ने उसके कई वॉरशिप को टारगेट करने का दावा किया है। उसका कहना है कि उसने ड्रोन के जरिए अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया है। अब ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिकी नेवी के एक्शन के जवाब में किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान ने कहा है कि इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत सबको भुगतनी पड़ेगी। محکم این کار رو دنبال میکردیم، امروز هم محکمیم. یعنی ما امروز هر لحظه در لحظه اگر دشمن خطایی بکنه و اقدامی انجام بده، چون ما به دشمن هیچ اعتمادی نداریم، همین الانی که ما اینجا نشستیم ممکنه تو همین لحظه هم 2 مرتبه جنگ رو شروع بکنه. ما در حوزه میدان این آمادگی نیروی مسلح این گونه است. این نیست که وقتی ما داریم مذاکره میکنیم دیگه بخش میدان، نه، به همین میزان که مردم اون در خیابانن اونها هم آماده اقداماتشون تو این زمینه. ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 6% से ज्यादा बढ़कर करीब $96 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान में जल्द शांति समझौता होता नहीं दिख रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दामों में और उछाल देखने को मिलेगा। और अमेरिका में एक बार फिर से घातक नरसंहार हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के लुसियाना की, जहां पर आप ऐसी घटना सामने आई कि आपका दिल दहल जाएगा सुन के। लुसियाना में रिहायशी इलाके में घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मारे गए बच्चों की उम्र 18 महीने से लेकर 12 साल तक बताई जा रही है। 7 बच्चों को घर के अंदर गोली मारी गई, जबकि एक बच्चे को छत पर गोली लगी जब वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 8 में से 7 बच्चे हमलावर के थे। अमेरिका में इस साल की ये सबसे बड़ी मास शूटिंग की घटना बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। प्रत्यक्षदर्शियों का तो कहना है कि बंदूकधारी ने अचानक ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें बचने का मौका तक नहीं मिला और इन मासूम बच्चों की जान चली गई। हमलावर ने 4 अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की। बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में हमलावर को ढेर कर दिया। हमलावर एक गाड़ी छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे ढेर कर दिया। लुसियाना पुलिस इस गोलीबारी की जांच में जुटी हुई है। हमले में असॉल्ट स्टाइल हथियार का इस्तेमाल किया गया है। Behind us is where we had a very significant and catastrophic event this morning. This is a domestic incident that spilled into this house. We actually have 4 significant scenes. One scene in an adjacent parish. There's another house a couple of blocks over, and then there's 2 residents behind us that were all involved in these incidents. But the gray house behind me is where 8 children were killed this morning.
They range in ages from about 18 months to about 12 years of age. अब खबर अर्जेंटीना के मिना क्लावेरो की है, जहां पर एक कार रैली के दौरान बड़ा हादसा हुआ। रैली में शामिल एक कार अचानक डिसबैलेंस हो गई। कार कई बार पलटने के बाद दर्शक दीर्घा में दाखिल हो गई। वहां पर खड़े हुए लोगों में हड़कंप मच गया। कार से टक्कर लगने के कारण 3 लोग घायल हो गए। और घटना के बाद दर्शकों की सेफ्टी को देखते हुए रैली को रोक दिया गया। लेकिन देखिए कितना खतरनाक होता है इस तरह के रैली में जब आप मौजूद रहते हैं, किसी वक्त अचानक इस तरह की घटना आपकी जान तक ले सकती है। अभी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आ रही है, जहां पर एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यह घटना हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बस के खाई में गिर जाने से 15 लोगों की मौत हो गई है। तो अगर जम्मू से आप कटरा की ओर जाते हैं तो उधमपुर होते हुए जाना पड़ता है। तो नगरोटा उधमपुर के बीच में बताई जा रही है एक दुर्घटना हुई है, जहां पर ये बस देख सकते हैं प्राइवेट बस थी जिसमें लोग सवार थे और इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ रास्ता भी बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इस पूरे इलाके से जब आप गुजरते हैं तो यहाँ पर काफ़ी गहरी खाई दिखाई देती है और इसके आसपास अगर थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता है तो बहुत ही घातक साबित होता है। और उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना घातक हो सकता है अगर स्पीड और आपका नियंत्रण ना रहे स्टीयरिंग पर, तो ये जानलेवा बन जाती हैं ऐसी घटनाएं। और यहाँ पर 15 लोगों की जान गई है और बस 2 हिस्सों में बंट चुका है। नीचे का हिस्सा अलग हो चुका है, ऊपर का हिस्सा अलग हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर से सड़क से नीचे आई होगी ये बस और उसमें जो मौजूद लोग रहे होंगे तो उनके साथ क्या बीता होगा और किस तरह से उनकी हालत हुई होगी। और ये बहुत ही दुखद घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई है। ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे उधमपुर ज़िले के लिए कि ये बस जो है रामनगर से उधमपुर जा रही थी और सुबह जिसको हम पीक आवर कहते हैं, इस वक्त जो है स्टूडेंट्स एम्प्लॉइज़ वगैरह सभी जो हैं वो इस बस में थे। तो ये कगोट मोड़ पहुंचने पे जो है इसका एक एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में जो है अभी तक करीब 13 से 14 कैजुअलिटीज़ कन्फर्म्ड हैं और 33 इंजर्ड हैं, जिसमें से 20 लोग जो हैं इंजर्ड रामनगर हॉस्पिटल में हैं। और अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि 2 को शिफ्ट कर रहे हैं जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से 13 लोग जो हैं वो जीएमसी उधमपुर में हैं और उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर किसी को स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, बस कैसे 2 हिस्सों में कट गई है और 15 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल हुए हैं जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक खाई में यात्री बस जा गिरी जिसमें 15 लोगों की जान गई। बड़ी खबर प्रयागराज से भी आ रही है। यहां पर पौष इलाके में सिविल लाइंस में थार से स्टंट का मामला सामने आया। थार ड्राइवर ने पुलिस चौकी के ठीक सामने बेखौफ होकर स्टंट को अंजाम दिया। काफी देर तक गाड़ी को गोल गोल वो घुमाता रहा। उसे ना तो पुलिस का खौफ था, ना पकड़े जाने का डर था। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद 54 कैमरों के फुटेज से थार को ट्रेस कर इसे सीज कर दिया। पुलिस ने गाड़ी चला रहे युवक राजशेखर मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर एक थार गाड़ी को स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं है, काले शीशे लगे हुए हैं, जो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। और इस बीच में देखिए कि एक सिपाही भी नजर आ रहा है जो यहां से हटता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये तस्वीर मतलब वीडियो बनाया जा रहा है। और हिम्मत देखिए इसकी कि पुलिस थाने के पास में ये स्टंट दिखा रहा था। थाने के सामने स्टंट दिखाया तो कार्रवाई भी हो गई, पुलिस ने भी एक्शन ले लिया। और तमिलनाडु के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट में 23 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। पुलिस ने बताया कि 23 मृतकों में से 19 की तो पहचान हो गई है। अब इसमें 16 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त आईसीयू में किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये दूसरा ब्लास्ट हुआ। इससे रेस्क्यू टीम के 13 लोग घायल हो गए, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में
कट्टानरपट्टी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट रविवार को दोपहर करीब 3 बजे हुआ। फैक्ट्री में धमाके के बाद दूर से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में फैंसी पटाखे बनते हैं। फैक्ट्री के मालिक का नाम मुथु मणिकम है। धमाका उस वक्त हुआ जब मजदूर पटाखों की लड़ियां पिरोने का काम कर रहे थे। विस्फोट में फैक्ट्री के 3 कमरे ढह गए। आसपास की कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ। प्रशासन ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं PM मोदी और CM स्टालिन ने भी हादसे पर दुख जताया है।